हे हेलो एवरीवन, कमल दिस साइड। तो चलो यार, जैसे तुम लोगों को पता है कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो उसी की आज नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे पार्लियामेंट को, है ना। तो बेसिकली प्रेसिडेंट वगैरह हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट हो गया तुम्हारा, और जो है ना, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो पीएम वगैरह, काउंसिल मिनिस्टर, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज पार्लियामेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, पार्लियामेंट की बात कुछ इस तरीके से है कि पार्लियामेंट का टॉपिक ना थोड़ा बड़ा है। तो उस टॉपिक को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम कवर करने वाले हैं दोनों हाउसेस में कंपोजिशन क्या क्या रहता है लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा के इलेक्शन होते कैसे हैं, और दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन क्या है, मेंबरशिप कैसे मिलती है पार्लियामेंट की, ओथ एंड सैलरीज क्या क्या होती हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं दोनों हाउसेस के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो देखो, पार्लियामेंट आता है जी बेसिकली फिफ्थ पार्ट में। यार एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ, है ना। अब ठीक है। देखो ये, ओके। देखो भाई, पार्लियामेंट आता है तुम्हारे फिफ्थ पार्ट में, और फिफ्थ पार्ट में और क्या है, फिफ्थ पार्ट बेसिकली डील करता है आर्टिकल 79 से 122 तक। तो आर्टिकल 79 से 122 तक क्या है, तुम्हारा पार्लियामेंट के बारे में बेसिकली पूरा है, ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट में होती हैं तीन चीज़ें। पार्लियामेंट की तीन बॉडीज होती हैं बेसिकली, सेपरेट सेपरेट अगर बोलें तो। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। देखो, प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, तो चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। बाकी लोकसभा राज्यसभा को आज देखना है हमें, और कल देखेंगे हम, ठीक है। पहली चीज़ ये समझो कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, उसका पार्लियामेंट को बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अब लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव वो बॉडी होती है जो रूल्स बनाती है बेसिकली। वो क्या काम करती है, जो रूल्स बनाती है ना। एक किसी नेशन में कोई रूल्स बनाती है, उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं ना। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ मॉडल्स होते हैं जिन पे गवर्नमेंट बेसिकली डिपेंड होती है। तो हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, तो पहले जान लो कि लोकसभा को बोलते क्या है। बेसिकली लोकसभा में होते हैं इलेक्शन, है ना। इलेक्शन होगी तो चुन के भेजते हो तुम लोग। तो लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। बेसिकली पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा हो गया। तो लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा के कुछ नाम है। राज्यसभा का पहला नाम काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का दूसरा नाम अपर हाउस, और इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, और सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम है जो छोटे मोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं, या तुम्हारे सीडीएस एंड में भी अगर स्टेटमेंट बन के आ सकता है। तो ठीक है जी बॉस, इनको याद रखना। अब देखो, सिस्टम ये है, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं लोकसभा को, फिर कंप्लीट करेंगे राज्यसभा को। इस तरीके से हम खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। देखो, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है कि लोकसभा में लोग कितने हैं। लोकसभा में बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रेजेंट में जो है वो 550 है। पहले 552 हुआ करती थी ये। लेकिन जो दो नॉमिनेटेड जो नॉमिनेटेड लोग थे, दो दो लोगों को बेसिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, जिनको एंग्लो इंडियंस बोलते थे। तो वो दो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस जो थे, वो हटा दिए गए। किससे, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था ना। उससे वो दो सीट जो थी, जो नॉमिनेटेड सीट्स थी जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, वो हटा दी गई। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की प्रेजेंट में जो है वो 550 है। और जिसमें 530 जो सीट्स हैं वो स्टेट के लिए अलॉट हैं, और 20 सीट्स जो हैं वो यूटीज़ की हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 है। मतलब 550 आ सकते हैं, स्ट्रेंथ इतनी है। लेकिन प्रेजेंट में कितने 543 सीट्स हैं, जिसमें से 524 जो है वो स्टेट की हैं, और जो 19 सीट्स हैं वो यूटीज़ की हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे एक और चीज़ याद रखना यार, ये तो थोड़ा स्टैटिक हो गया कि यूपी में कितनी सीटें लोकसभा की, तो 80 सीटें है ना, ये पता भी होगा तुम लोगों को। देखो, जो 524 सीट्स स्टेट के लिए अलॉट हैं, उन पे इलेक्शन होता है बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला। मतलब जिसमें तुम लोग जो वोट करते हो, तो वही इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है। मतलब ये स्टेट वाली सीट्स के लिए 524 जो सीट्स हैं, इन पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का इलेक्शन होता है। अब देखो, एक चीज़ और याद रखना यार कि उन देखो, 1988 से पहले ना जो वोटिंग एज थी वो 21 थी। तो वो 1988 के बाद में वो एज हटा के 18 हो गई, तभी तो तुम लोग वोट दे सकते हो, है ना। तुम लोग जो 18 साल के हो गए जो वोट दे सकते हो, वो क्यों दे सकते हो, क्योंकि 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें हुआ क्या कि वोटिंग एज को कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना। तो लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं बॉस, जो स्टेट्स के लिए सीट अलॉट है उन पे होते हैं इलेक्शन, जो बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और जो यूटीज़ के लिए सीट अलॉट होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, याद रखना। फॉर पार्लियामेंट, नॉट फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि जो यूटीज़ हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेंगी, या किस तरीके से उनका मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो देखो, अब
जो लोकसभा का बेसिक टर्म है ना वो तो 5 साल है, लेकिन क्या 5 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम भी लोकसभा को हटाया जा सकता है या मतलब डिसॉल्व किया जा सकता है? तो देखो, लोकसभा का टर्म तो 5 साल है, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ना, तो उस केस में क्या इलेक्शन होंगे? नहीं होंगे ना। तो जब इलेक्शन ही नहीं होंगे भाई मेरे, जब इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो क्या नई लोकसभा चुनी जाएगी? नहीं चुनी जाएगी। तो होगा क्या कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेज़ेंट लोकसभा होती है, उसी को एक बार में 1 साल बढ़ाया जाता है। और ऐसे एक बार में 1 साल बढ़ा के हम 2-3 साल मतलब जितने भी साल के लिए नेशनल इमरजेंसी उतने साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ये याद रखना, 1 साल में मतलब एक बार में कितने टाइम के लिए बढ़ाई जाती है लोकसभा? सिर्फ़ 1 साल के लिए, ठीक है? अब देखो, क्या जब नेशनल इमरजेंसी हटेगी तो इलेक्शन होंगे और होंगे तो कितने दिन में कराने कंपल्सरी है? देखो, जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है ना, अगले इमरजेंसी खत्म होने की डेट से अगले 6 महीने में हमें नई लोकसभा चुननी ही पड़ेगी। हमें जो डेट है नई लोकसभा के इलेक्शन की वो अगले 6 महीने में डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? क्या लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है? हाँ, बिल्कुल भाई, प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना, प्रेसिडेंट कभी भी 5 साल से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोविज़न याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे टाइम बढ़ जाता है और प्रेसिडेंट कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, तो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, दिस इज़ अ टेम्परेरी बॉडी। ये भी याद रखना, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है कि कौन-सा परमानेंट चैम्बर है, कौन-सा टेम्परेरी चैम्बर है। तो लोकसभा जो है वो टेम्परेरी चैम्बर है, ठीक है? अब क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए लोकसभा के लिए? भैया यार ये पढ़ते-पढ़ते हम पागल हो गए हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब तुम्हारा वोटर कार्ड होना चाहिए सिंपली। देखो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो बेसिकली उनके पास, कोई भी और पोस्ट ना हो, है ना? अब देखो, इनका ये याद रखना यार, ओथ कौन कराता है इनकी, है ना? इनकी ओथ एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? एक पर्सन जो ऑथराइज्ड हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना? बेसिकली बहुत सी जगह कंफ्यूज होते हैं कि यार प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ना, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसके एडमिनिस्ट्रेड में ये ओथ लेंगे, ठीक है? आगे समझ, ठीक है। अब समझो जी इलेक्शन कैसे होते हैं लोकसभा के, आओ देखो, लोकसभा पे इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, है ना? तो डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा? क्या पूरी स्टेट में एक ही इलेक्शन होगा? तो देखो, हर स्टेट को छोटी-छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिए थे, है ना? छोटी-छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, क्या हर राज्य में सीट्स सेम होंगी? ना। देखो, कोई बड़ी अगर स्टेट है और उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें सीट्स ज़्यादा होंगी, है ना? और कोई छोटी स्टेट है और उसमें पॉपुलेशन कम है तो उसकी सीट्स कम होंगी, है ना? तो बेसिकली जो रेशियो है नंबर का सीट्स का और उनकी पॉपुलेशन का, जो नंबर का और पॉपुलेशन का रेशियो वो सेम रहता है हर स्टेट में, है ना? रेशियो सेम रहेगा, मतलब कि जिस स्टेट बड़ी उसमें ज़्यादा सीट, जो स्टेट कम उसमें कम सीट्स, है ना? तो रेशियो सेम रहता है बेसिकली, ये याद रखना। और ये प्रोविज़न कौन-कौन सी स्टेट पे लागू होता है? उन स्टेट्स पे जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन मतलब कि 60 लाख से ज़्यादा होती है, उन स्टेट का रेशियो सेम रहता है। ये और याद रखना, ठीक है? कि 6 मिलियन वाला। अब देखो, अब एक बात बताओ, अच्छा, अगर हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, है ना? और हर 10 साल बाद सेंसस होता है, तो क्या हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ेगी। तुम बोलोगे हाँ भैया बढ़ेगी, है ना? पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी हर 10 साल बाद? घटेगी क्या, बेसिकली बढ़ेगी यार। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, तो क्या सीट्स का जो अलॉटमेंट है हर स्टेट के लिए वो चेंज नहीं होगा? तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बढ़ेगा? हर 10 साल बाद सीट्स मतलब चेंज करना हर स्टेट के लिए। तो और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हर स्टेट जो है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसका भाई दबदबा हो जाएगा ना पार्लियामेंट में, जब उसकी सीट्स ज़्यादा होंगी, मान लो यूपी की सीट्स ज़्यादा है ना? तो यूपी का दबदबा होगा ना भाई बेसिकली पार्लियामेंट में। तो यही सिस्टम हर स्टेट अपना रहा था, है ना? कि उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज़मेंट देखने को मिला। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था आफ्टर द इमरजेंसी, 19 से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यही था 1976। इसमें करा क्या कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स था, मतलब जो सीट्स बांटी हुई थी स्टेट्स के बीच में, वो फ्रोज कर दी। फ्रोज का मतलब कि वो सीट्स रोक दी कि हाँ भाई इतनी रहेंगी। अब वो कौन से सेंसस के हिसाब से रोकी? वो रोकी 1971 सेंसस के हिसाब से। 1971 में जो जनगणना हुई थी, जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, उसी काउंटिंग के हिसाब से सीट्स अलॉट की गई सारी स्टेट्स को, है ना? कि भाई अच्छा आपको इतनी सीट मिलेंगी, यूपी में इतनी सीट मिलेंगी, यूपी में 80 सीट मिलेंगी, है ना? अलग-अलग। तो जब ये सीट्स डिसाइड हुई 1971 में, तो वही सीट्स क्लोज़ कर दिया गया कि इतनी सीट्स रहेंगी 2000 तक। 2000 के बाद में जब
मतलब दोबारा नया सेंसस होगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो ये चला भाई 2000 तक, जैसे ही लेकिन 2000 हुई, अभी 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में। उसने क्या बोला कि यही प्रोविज़न चलता रहेगा कि जो मतलब अलॉटमेंट ऑफ सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के हिसाब से वो 2026 तक रहेगा, ठीक है। मतलब कि अभी जो इलेक्शन होते हैं भैया लोकसभा राज्यसभा के, तो जो जितनी भी सीट्स अलॉट हैं अलग अलग राज्य को, वो कौन से सेंसस के हिसाब से हैं, 1971 सेंसस के हिसाब से। आया समझ में? तो 1971 सेंसस के हिसाब से अलॉट है ना। तो यही रीज़न है कि आजकल जो मतलब इलेक्शन इलेक्शन होते हैं उनमें यही सेंसस है, इसी के हिसाब से जो सीट्स अलॉट हैं उसी के हिसाब से इलेक्शन होता है, ठीक है जी। इसे याद रखना। चलो आगे चलो। आओ भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का बेसिकली मालिक, चेयरमैन वेयरमैन कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं चेयरमैन को। बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो प्रिसाइड करता है लोकसभा को यार, तो वो होते हैं स्पीकर साहब, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा को हेड ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं, ठीक है जी। और स्पीकर चुना जाता है उन्हीं के मेंबर्स में से, है ना। जो लोकसभा के बेसिकली मेंबर होते हैं, उन्हीं के बीच में से एक को स्पीकर बना दिया जाता है। और चुना कैसे जाता है? इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन की डेट वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ना कि इलेक्शन कमीशन। ये याद रखना यार, ये कन्फ्यूजन होता है जब स्टेटमेंट आता है ना, तो फिर देखते हो तुम लोग। तो डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, है ना। और स्पीकर को ही स्पोकमैन ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। और इनका डिसीजन फाइनल होता है भैया, किस किस केस में होता है वो बताऊंगा आगे, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हिज इनकी जो रैंक होती है ना, वो इक्विवेलेंट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। किसके इक्विवेलेंट होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है। इनकी ऑफिस 3 केस में वैकेंट हो सकती है, मतलब 3 केस में ये हटा दिए जा सकते हैं, हट सकते हैं बेसिकली। तो किस किस केस में हट सकते हैं? या तो ये लोकसभा के मेंबर कैंसिल हो जाए, इनकी मेंबरशिप लोकसभा की, ठीक है। दूसरा, या ये खुद रिजाइन कर दें डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर क्या है वो आगे बताऊंगा। या खुद रिजाइन कर दें डेप्यूटी स्पीकर को, या फिर इनको हटा दिया जाए बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, मे बी इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें बताया है मैंने, है ना। वाइस प्रेसिडेंट वाली है बेसिकली, प्रेसिडेंट वाली में, कि मेजोरिटी मोर देन द मेंबर, है ना। तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3। तो ये याद रखना। और जब इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है तो 24 दिन का नोटिस एडवांस में दिया जाता है इनके लिए, ठीक है। एक चीज़ और समझो, द स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इवन लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है ना, तो उसके बाद भी जो स्पीकर है वो अपनी ऑफिस में कंटिन्यू रहते हैं टिल न्यू इलेक्टेड लोकसभा मीट, जब तक नई लोकसभा जो है वो नहीं आ जाती, ठीक है, ये याद रखना। चलो आओ अब पावर्स पे आओ। बेसिकली पावर्स क्या क्या होती हैं लोकसभा की, देखो। ही अर्जॉन द हाउस एंड सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ क्वेरम। देखो क्वेरम क्या होता है? क्वेरम समझो कि जितनी भी स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर हैं लोकसभा के, उसमें से 1/10 मेंबर अगर नहीं होंगे, 1/10 से कम होंगे, मान लो 100 मेंबर हैं लोकसभा में, है ना। अगर 10 से कम लोग आए, 1/10 100 का कितना हो गया? 10। तो 10 से कम मेंबर आए तो फिर मीटिंग नहीं होगी, है ना, मीटिंग सस्पेंड कर दी जाती है उस केस में। 1/10 मेंबर होना जरूरी है मीटिंग होने के लिए लोकसभा की, तो उसे बोलते हैं क्वेरम, है ना। अब अगर इतने लोग नहीं आए तो सस्पेंड कर देंगे मीटिंग को, हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं। एडजॉर्न वगैरह में प्रोलोग वगैरह सब सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो एडजॉर्न को रोक के रखना। एडजॉर्न बस इतना याद रखना कि एडजॉर्न ये करते हैं हाउस को, मीटिंग को सस्पेंड ये करते हैं। और एक और चीज़ याद रखना गाइज, कि ये पहले इंस्टेंस में वोट नहीं देते। ही डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, है ना। बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग वोट करते हैं, वो भी किस केस में? जब टाई हो जाए, मतलब मान लो किसी बिल के ऊपर वोटिंग चल रही है और 50% हाँ की तरफ है, 50% ना की तरफ है, तो ये हो गया टाई। इस केस में ये वोट दे सकते हैं, अदरवाइज ये पहले इंस्टेंस में वोट कभी नहीं देंगे, ठीक है। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं बेसिकली। और देखो, इनका जो डिसीजन होता है ना मनी बिल पे, वो फाइनल होता है भाई। कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, वो सिर्फ यही डिसाइड करेंगे। इनसे सुप्रीम पावर किसी के पास नहीं है, बेसिकली प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। ही डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। कौन से मेंबर को कब डिस्क्वालीफाई करना है वो सब यही डिसाइड करते हैं। अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ और पार्लियामेंट्री कमिटीज। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उन सब के चेयरमैन को भी यही अपॉइंट करते हैं। लोकसभा की बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है ना कुछ, उन सब के चेयरमैनों को यही अपॉइंट करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखना। और ये खुद चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, और द रूल्स कमेटी के, द जनरल पर्पस कमेटी के। ये 3 कमेटी याद रखना भाई, जिनके ये चेयरमैन होते हैं, है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। अब आओ, देखो डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं?
इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंगसिस्ट मेंबर। देखो मेंबर में से ही होता है एक, है ना, डेप्यूटी स्पीकर भी, जैसे स्पीकर मेंबर में से होता है। इनके इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेगा, इनके इलेक्शन की डेट स्पीकर डिसाइड करेगा, और इनका इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन के बाद होएगा, ठीक है, ये याद रखना। इनकी भी भाई वैकेंट सीट 3 केसेस में हो सकती है, या तो ये लोकसभा के मेंबरशिप कैंसिल हो जाए, या रिजाइन करते हैं स्पीकर को। देखो ध्यान रखना, ये स्पीकर को रिजाइन करते हैं, स्पीकर इनको रिजाइन करता है, ठीक है, या इफेक्टिव मेजोरिटी से हटा दिया जाए इन्हें, ठीक है। परफॉर्म ड्यूटी स्पीकर का भी काम करते हैं अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो। अब इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं, वो देख लो। व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, अगर स्पीकर इनको, डेप्यूटी स्पीकर को, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाता है, तो ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं उसके। मतलब इनको अगर पार्लियामेंट्री कमेटी का किसी का मेंबर बनाया तो ये ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। देखो अब देखो, जब तक लोकसभा जो है वो, मतलब स्टार्टिंग की जो 9 लोकसभा थी, उन लोकसभा में क्या था कि जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट थी ना, वो बेसिकली रूलिंग पार्टी पे हुआ करती थी, है ना। रूलिंग पार्टी पे हुआ करती थी स्पीकर की पोस्ट भी और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट भी। लेकिन आफ्टर द 10th लोकसभा, 10th लोकसभा के बाद में क्या होने लगा कि जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो मेन अपोजिशन पार्टी को जाने लगी। जैसे अभी इस टाइम में कांग्रेस है ना, तो डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का होगा, ठीक है जी बॉस, ये याद रखना। अब यार ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो जब हमारे यहाँ पे देश आज़ाद नहीं हुआ था, गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, उस टाइम पे पहला स्पीकर कौन था? उस टाइम पे पहले स्पीकर थे फ्रेडरिक वाइट, है ना। और डेप्यूटी स्पीकर कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी, ये याद रखना। फिर 1925 में हुआ क्या कि पहले इलेक्टेड स्पीकर, देखो 1925 के इलेक्शन इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम में हुआ क्या कि पहले इंडियन और इलेक्टेड स्पीकर कौन था लोकसभा का? वो थे विट्ठल भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है। अब जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1948 में, जो 1946 में जब इलेक्शन हुए थे, तो पहला स्पीकर कौन बना लोकसभा का 1946 में? जीवी मावलंकर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है जीवी मावलंकर वाला, और इनको फादर ऑफ वो भी बोलते हैं, फादर ऑफ लोकसभा या फादर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जीवी मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? अनंत स्वामी अयंगर, भाई आई थिंक आई सही बोला यार मैंने, पता नहीं यार, देख लेना, है ना, बेसिकली यही नाम होगा। अनंत अनंत स्वयनम अयंगर, ठीक है। चलो बेसिकली देख लेना यार तुम लोग। चलो अब देखो, पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा, जैसे चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है, उसके बाद उनकी पैनल होती है। अब पैनल क्या है कि स्पीकर ही नॉमिनेट करता है अपने लोकसभा के कुछ मेंबर्स में से 10 तक मेंबर हैं। 10 तक का मतलब है कि 10 से कम मेंबर, नॉट मोर देन 10, 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, 8 हो 9 हो, इतने मेंबर्स को अपॉइंट करता है जो स्पीकर है। और उन्हीं को बेसिकली 9-10 मेंबर के ग्रुप को जो है पैनल बोल देते हैं, है ना। तो पैनल का काम क्या होता है? पैनल का काम ये होता है कि जब डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर दोनों ही नहीं है, तो उस केस में इनमें से एक जो है वो एक्ट करता है एज ए स्पीकर, ठीक है। अब देखो, एनी ऑफ देम प्रिसाइड द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इन 9-8 में से जो भी लोग हैं उनमें से एक को या तो स्पीकर का काम करेगा या डेप्यूटी स्पीकर का काम करेगा, ठीक है। अब वो किस केस में करेगा? जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंस हो। ये याद रखना, ओनली इन द केस ऑफ एब्सेंस, नॉट इन द केस ऑफ वैकेंट। मतलब स्पीकर लोकसभा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, वैकेंट है सीट उनकी, इलेक्शन इलेक्शन हुआ ही नहीं है, उस केस में ये भाई सेशन को प्रिसाइड नहीं करेगा। सिर्फ उस केस में करेगा जिस केस में वो एब्सेंस है, मतलब है नहीं, कहीं चले गए हैं या किसी और काम में बिजी हैं, है ना, तब उस केस में। और अगर वैकेंसी का केस है तो उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक पर्सन को जो सेशन को प्रिसाइड करेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो स्पीकर प्रो टाइम क्या होता है? स्पीकर प्रो टाइम होता है तुम्हारा कि प्रेसिडेंट, जब देखो जब इलेक्शन होते हैं ना नए, तो उस टाइम पे तो मतलब वो होगा नहीं ना, तुम्हारे पास स्पीकर होगा नहीं, स्पीकर तो नहीं होगा ना उस टाइम पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर, है ना, लोकसभा में से एक न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा है उसमें से एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं एज अ स्पीकर प्रोटम, है ना। प्रिसाइड फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें स्पीकर, देखो स्पीकर के इलेक्शन तो इलेक्ट होने के बाद होंगे ना, तो जब पहला सेशन होगा उसमें कौन स्पीकर का रोल निभाएगा? उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक मेंबर, और वो मेंबर किसमें से होता है? जो नई लोकसभा आई है ना उसमें से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पीकर प्रोटम।
है ना? तो स्पीकर प्रो टेम की जो ओथ होती है, वो भी प्रेसिडेंट ही अपने सामने एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और यूजुअली जो सबसे सीनियर मोस्ट इंसान होता है ना, उसको चुन लेते हैं ये।